हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज के डेली करंट अफेयर की सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए 24 सितंबर के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को यहां पर डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। आराम से सेशन को देखिएगा। पीडीएफ के लिए क्रेजी जी के ट्रिक एप्लीकेशन को चेकआउट कीजिए, वहां पर आपके लिए पीडीएफ मिल जाएगी और साथ ही साथ आप डेली करंट अफेयर के टेस्ट भी लगा सकते हैं। इसीलिए चेकआउट कीजिएगा क्रेजी जी के ट्रिक एप्लीकेशन को। एंड तक सेशन को देखिए, इंटरेस्टिंग सेशन है, सारे करंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 24 सितंबर का सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए। 2025 में मेंस कैटेगरी में बैलन डी और अवार्ड किसे दिया गया? 2025 में मेंस कैटेगरी में बैलन डी और अवार्ड दिया गया उस्मान डेम्बेले को। देखिए, बैलन डी और अवार्ड की अगर हम बात करते हैं तो फुटबॉल के क्षेत्र में सबसे बड़े अवार्ड माने जाते हैं वर्ल्ड के। बैलन डी और अवार्ड हर साल दिए जाते हैं, काफी सारी कैटेगरीज होती है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हमको पूछे जाते हैं मेंस और विमेंस कैटेगरी में ही पूछे जाते हैं। यहां पर मेंस कैटेगरी का जो अवार्ड है वो उस्मान डेम्बेले को दिया गया। ये फ्रांस के फुटबॉल खिलाड़ी हैं, पहली बार ही इन्होंने बैलन डी और अवार्ड को अपने नाम किया है। अब दूसरी जो कैटेगरी हो जाती है इनके बाद विमेंस कैटेगरी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बात करेंगे उसकी भी। वैसे वो एटाना बोनमाटी को दिया गया, तो उनकी बात भी हम बाद में करेंगे। लेकिन पहली चीज तो ये कि अवार्ड बेस्ट फुटबॉलर को दिए जाते हैं, कैटेगरीज अलग अलग है। इस बार जो दिए गए 2024-25 के लिए दिए गए, ठीक है, तो ये अनाउंस किए गए। अब कैटेगरीज में मेंस कैटेगरी हमको पता चल जाती है, उस्मान डेम्बेले, एटाना बोनमाटी। इन्होंने विमेंस कैटेगरी का बैलन डी और अवार्ड अपने नाम किया है। आपको पता है एटाना बोनमाटी लगातार तीसरे साल इस अवार्ड को जीत रही है। 2023, 2024 और 2025 लगातार तीसरी बार एटाना बोनमाटी ने इस अवार्ड को अपने नाम किया और लगातार जीतने के मामले में ये दूसरे नंबर पर आ गई है। हालांकि दूसरा प्लेस ये शेयर करती है मिशेल प्लेटिनी के साथ। प्लेटिनी ने कहा जाता है, ये फ्रांस की महिला फुटबॉलर है। मिशेल प्लाटिनी और एटाना बोनमाटी, इन दोनों ने ही लगातार 3-3 बार इस अवार्ड को अपने नाम किया है। ये दोनों संयुक्त रूप से दूसरे नंबर पर है। अब क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा बार लगातार बैलन डी और अवार्ड कौन जीता? तो ये जीते हैं लियोनेल मेसी। ये अर्जेंटीना के फुटबॉल खिलाड़ी हैं लियोनेल मेसी। इन्होंने 2009, 2010, 2011 और 2012 लगातार 4 साल बैलन डी और अवार्ड में मेंस कैटेगरी का अवार्ड जीता है। आपको पता है सबसे ज्यादा बैलन डी और अवार्ड भी लियोनेल मेसी ने जीते हैं, 8 बार। हालांकि लगातार 4 बार जीते हैं, टोटल 8 बार इन्होंने यह अवार्ड अपने नाम किया। तो मेंस कैटेगरी और विमेंस कैटेगरी आई थिंक आपको दोनों समझ में आ गई होगी। अदर कैटेगरीज की भी बात कर लेते हैं, वैसे इसके अलावा पूछा नहीं जाता। तो बैलन डी और अवार्ड मेंस कैटेगरी, उस्मान डेम्बेले फ्रांस के खिलाड़ी हैं, पहली बार जीता है। बैलन डी और विमेंस कैटेगरी का अवार्ड एटाना बोनमाटी ने जीता। ये स्पेन की महिला फुटबॉल खिलाड़ी है, लगातार तीसरी बार। एक दिया जाता है कोपा ट्रॉफी मेंस कैटेगरी में, ये लेमिन यमल को दिया गया, स्पेन के फुटबॉलर है, दूसरी बार इन्होंने ये अवार्ड जीता। और कोपा ट्रॉफी फीमेल कैटेगरी में जीती है विक्की लोपेज ने। ये स्पेन की महिला फुटबॉल खिलाड़ी है और इन्होंने पहली बार कोपा ट्रॉफी को अपने नाम किया। वैसे हमारे लिए मेंस कैटेगरी, विमेंस कैटेगरी, बैलन डी और इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे चलिए, सेकंड क्वेश्चन। न्यूज ब्रॉडकास्टर एंड डिजिटल एसोसिएशन के चेयरमैन एक बार फिर से किसे नियुक्त किया गया? न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन, अगर हम इस संस्था की बात करते हैं तो भारत में जो न्यूज चैनल होते हैं, जो मीडिया समूह हैं, उनका एक संगठन है, एक एसोसिएशन है। इसके लगातार दूसरी बार अध्यक्ष बने हैं रजत शर्मा। आपकी अदालत देखा होगा आपने, रजत शर्मा बहुत फेमस है। 2024-25 के लिए ये पहली बार लास्ट ईयर बनाए गए थे अध्यक्ष, और अब एक बार फिर से एक साल के लिए 2025-26 के लिए रजत शर्मा को ही न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये मूल रूप से दिल्ली से आते हैं, बहुत ही फेमस सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इंडिया टीवी चैनल में अभी कार्यरत है, आपकी अदालत के लिए पूरे इंडिया में जाने जाते हैं। 2015 में जो पत्रकारिता है इस क्षेत्र में योगदान के लिए इन्हें
पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। रजत शर्मा को किस वर्ष पद्म भूषण दिया गया? तो यह हो जाता है 2015। ओके, और अब ये बने हैं न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन के अध्यक्ष। साथ ही साथ वाइस प्रेसिडेंट के रूप में MV श्रेयांश कुमार को नियुक्त किया गया है। हमारे लिए अध्यक्ष इंपॉर्टेंट है, तो रजत शर्मा। संस्था क्या है मैं आपको बता चुका हूं। भारत में न्यूज चैनल, मीडिया समूह, टीवी ब्रॉडकास्टर जितने भी हैं, उनका एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है ना, न्यूज चैनल। और इनको रेगुलेट करने के लिए जिम्मेदार संस्था है, मैनेज करने के लिए जिम्मेदार संस्था है। इंडिया में संस्था का गठन 2017 में किया गया था। आगे आएंगे। हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार सबसे ज्यादा मिलीनियर्स इंडिया में किस राज्य में हैं? हुरून इंडिया जो कि एक रिसर्च इंस्टीट्यूशन है इंडिया का, वैसे ग्लोबल इंस्टीट्यूशन है, लेकिन इसकी जो इंडिया की शाखा है वो हुरून इंडिया के नाम से जानी जाती है। इसने हाल ही में हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट को जारी किया 2025 की, और इस रिपोर्ट में इसने बताया है कि इंडिया में सबसे ज्यादा मिलीनियर्स कहां मिलेंगे? महाराष्ट्र में। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। वैसे सबसे ज्यादा मिलीनियर्स किस स्टेट में है? क्वेश्चन ये भी आ सकता है। और किस शहर में है? सिटी में है, क्वेश्चन ये भी आ सकता है। दोनों की रिपोर्ट इसने दी है। तो इंडिया में अलग अलग सिटी और स्टेट दोनों की रिपोर्ट जारी की गई। हुरून इंडिया और एक मर्सिडीज बेंज, इन दोनों ने मिलकर इस रिपोर्ट को तैयार किया है ना। देखी होगी आपने मर्सिडीज जो कंपनी है, तो उसके द्वारा मिलकर इस रिपोर्ट को तैयार किया गया है। अब रैंकिंग के तहत सबसे ज्यादा मिलीनियर्स इंडिया में अगर किसी स्टेट में देखने को मिलेंगे तो ये महाराष्ट्र में देखने को मिलेंगे। ठीक है, महाराष्ट्र में 1,78,600 मिलीनियर्स देखने को मिलते हैं। इसके बाद दिल्ली का नंबर आता है और थर्ड पर आता है तमिलनाडु। देखिए नंबर्स तो पूछे नहीं जाएंगे, पर टॉप 3 याद कर लीजिएगा, महाराष्ट्र, दिल्ली, तमिलनाडु। वहीं पर बात होती है सिटी की, तो सिटी में पहले नंबर पर मुंबई, सेकंड पर न्यू दिल्ली और बेंगलुरु आता है तीसरे नंबर पर। हुरून इंडिया की रिपोर्ट है हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2025। इंडिया बेस्ड एक रिसर्च और मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है हुरून इंडिया। वेल्थ एंटरप्रेन्योरशिप इस पर आधारित रिपोर्ट और जो इंडेक्सेस है उनको तैयार करता है। 2012 में संस्था की स्थापना की गई थी। महाराष्ट्र के मुंबई में हुरून इंडिया का हेडक्वार्टर देखने को मिलता है, जहां पर सबसे ज्यादा मिलीनियर्स भी देखने को मिलते हैं। इसके बाद सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का 51वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस संस्था की स्थापना किस वर्ष की गई थी? सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इंडिया में पॉल्यूशन को कम करने, इसे कंट्रोल करने के लिए रिसर्च और डेवलपमेंट की एक संस्था है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। 2025 में इसका 51वां फाउंडेशन डे मनाया गया। इंडिया में इस संस्था की स्थापना की गई थी 1974 में, 1974। तो अब इसका 2025 में 22 सितंबर को 51वां फाउंडेशन डे मनाया गया। इसी उपलक्ष्य में भारत के जो एनवायरमेंट मिनिस्टर है भूपेंद्र यादव, उन्होंने इसकी 2 नई रीजनल लेबोरेटरी का भी इनॉग्रेशन किया है। किसकी? सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की। ये 2 लेबोरेटरीज बनाई जा रही है, पुणे और शिलोंग में बनाई गई है। अब इसका इनॉग्रेशन किया गया। संस्था की बात करें जिसका फाउंडेशन डे था 22 सितंबर को 51वां, ये एक स्टेचुरी बॉडी है, मतलब पार्लियामेंट में एक्ट के माध्यम से प्रॉपर कानून बनाकर इस संस्था की स्थापना की गई है। और यह कानून है वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974। और इसी एक्ट के माध्यम से 1974 को 22 सितंबर को यह संस्था अस्तित्व में आई थी। और जैसा कि मैंने आपको बताया, काम पॉल्यूशन को कम करना, कंट्रोल करना इस संस्था का मुख्य कार्य है। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के अंतर्गत यह कार्य करती है। ऑब्वियसली बात है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन का काम कर रही है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के अंतर्गत यह काम करती होगी। चेयरपर्सन वीर विक्रम यादव है वर्तमान में इस संस्था के। कुछ अदर फैक्ट मैंने आपको पिछले कुछ दिनों में करंट अफेयर में बताए थे, जैसे कि बीआरओ ने कारगिल में प्रोजेक्ट विजय का 15वां स्थापना दिवस मनाया है 21 सितंबर को।
ये हमने शायद कल पढ़ा था। और 20 सितंबर को रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का 41 फाउंडेशन डे भी मनाया गया है। इनको भी याद रखिएगा, ये भी फैक्ट इंपॉर्टेंट है। आगे आ जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हियो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में लॉन्च किया गया है? हियो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट अगर हम इसकी बात करते हैं तो यह लॉन्च किया गया है भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में भारत के पीएम ने 5,000 करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। इसी में एक प्रोजेक्ट जिसकी शुरुआत भारत के पीएम ने की, हियो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, और एक और है टाटो वन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ये दोनों ही अरुणाचल प्रदेश की जो शियोमी डिस्ट्रिक्ट है वहां पर बनाए जा रहे हैं, पर्टिकुलर यारजेप रिवर पर। विद्युत उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए अरुणाचल प्रदेश की ये दोनों प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं, दोनों का काम चल रहा है। तो यारजेप रिवर पर ये दोनों ही अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। इनमें पहला है हियो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। राज्य पूछा जाएगा एग्जाम में अरुणाचल प्रदेश, रिवर पूछी जाए तो यारजेप रिवर पर। वैसे यारजेप रिवर एक ऐसी नदी है जो कि श्योम रिवर की सहायक नदी है, और श्योम रिवर आगे चलकर ब्रह्मपुत्र से मिलती है। ठीक है, श्योम रिवर आगे जाती है और ये ब्रह्मपुत्र की सहायक है। तो हियो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की विद्युत उत्पादन क्षमता 240 मेगावाट है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में। फिर आती है, हाँ कॉस्ट देखिए तो 1939 करोड़ रुपए। सेकेंड टाटो प्रथम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, यह भी अरुणाचल प्रदेश के शियोम डिस्ट्रिक्ट में यारजेप रिवर पर। इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता 186 मेगावाट है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में इसकी टोटल कॉस्ट है 1750 करोड़ रुपए, और हर साल 802 मिलियन यूनिट ये बिजली बनाने में सक्षम है। तो दोनों योजनाओं को याद रखिएगा, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। अरुणाचल प्रदेश में हमने लगातार काफी सारे हाइड्रो प्रोजेक्ट पढ़े, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को डिस्कस किया है। भूटान में भी कुछ डिस्कस किए थे, जैसे वांगचू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भूटान में बनाया जा रहा है, वांगचू रिवर पर। यह भूटान और इंडिया के मध्य में लाभान्वित। फिर पुनात्संगचू सेकेंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, यह भी भूटान और इंडिया के मध्य में है, भूटान में इसे बनाया जा रहा है। और टाटो सेकेंड ये श्योमी रिवर पर अरुणाचल प्रदेश में, और एक कलई सेकेंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ये भी अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। इनको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो यहां पर इनको एक बार देख लीजिएगा। वर्ष 2025 में नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड कितने प्रोजेक्ट और इनिशिएटिव्स को दिए गए? देखिए, नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड दिए क्यों जाएंगे? पहली चीज तो ये, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में, गवर्नमेंट सेक्टर में ऐसी जो भी प्रोजेक्ट हैं, जो भी इनिशिएटिव्स है जिन्होंने ई गवर्नेंस को बढ़ावा दिया हो, जिन्होंने ई गवर्नेंस के लिए काम किया हो। फॉर एग्जांपल डिजिटलाइजेशन किया हो सभी संस्थाओं का, क्योंकि देखिए उससे काफी फायदे। अगर ई गवर्नेंस की अगर हम बात करते हैं तो इससे क्या होगा, एक तो करप्शन कम होगा सरकारी विभागों में, काम की स्पीड बढ़ेगी सरकारी विभागों में, काम ज्यादा एक्यूरेसी से किया जा सकेगा, और बहुत सारे अदर फायदे भी हैं, लोगों को परेशानी कम होगी। तो ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए, डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए ऐसे जो भी प्रोजेक्ट या इनिशिएटिव्स हैं जिन्होंने अच्छा काम किया हो ई गवर्नेंस के लिए, तो उन प्रोजेक्ट को, इनिशिएटिव्स को नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड दिए जाते हैं। अब 2025 में भारत में 19 प्रोजेक्ट को नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड दिए गए। अब देखिए 19 प्रोजेक्ट तो हम एक एक पढ़ेंगे नहीं, अभी 28th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस का आयोजन किया गया था। इसमें ये 22-23 सितंबर को आयोजित किए गए थे। इसमें ई गवर्नेंस अवार्ड दिए गए 19 प्रोजेक्ट और इनिशिएटिव को। 10 गोल्ड अवार्ड दिए गए, 6 सिल्वर अवार्ड दिए गए और 3 जूरी अवार्ड दिए गए। 6 अलग अलग कैटेगरीज में ये अवार्ड दिए गए थे। एक जो नई कैटेगरी जुड़ी है हम उसकी बात कर लेते हैं, यह है ग्राम पंचायत की कैटेगरी। तो 19 अवार्ड में से 10 गोल्ड, 6 सिल्वर और 3 जूरी है। इनमें से जो ग्राम पंचायत को दिए गए वो है 1 गोल्ड, 1 सिल्वर और 2 जूरी अवार्ड। अब ग्राम पंचायत जिसने ई गवर्नेंस के लिए बहुत अच्छा प्रयास किया है, काम किया है,
उसको गोल्ड अवार्ड जिसको दिया गया वो है रोहिणी ग्राम पंचायत। ये महाराष्ट्र के धुले डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलती है। फिर सिल्वर अवार्ड दिया गया वेस्ट मजलिसपुर ग्राम पंचायत, वेस्ट त्रिपुरा, है ना, त्रिपुरा राज्य में है। फिर ज्यूरी अवार्ड दिए गए पलसाना ग्राम पंचायत, ये सूरत में है गुजरात में। और ज्यूरी अवार्ड एक और मिला है स्वाकाती ग्राम पंचायत, ये केंदुझर में है, ओडिशा में, केंदुझर डिस्ट्रिक्ट में। तो ये ग्राम पंचायत की जो कैटेगरी है, 6 कैटेगरीज में से, क्योंकि पहली बार दिए गए हैं ग्राम पंचायत की कैटेगरी में, तो ये हमने यहां पर देख ली। अदर कैटेगरीज से नहीं पूछा जाएगा। टोटल याद रखिएगा कि कितने मिले, तो 10 गोल्ड, 6 सिल्वर और 3 ज्यूरी, मतलब टोटल 19 अवार्ड दिए गए। डन। नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड क्यों दिए जाते हैं ये समझ में आ गया, हर साल दिए जाते हैं ये समझ में आ गया। देता कौन है? डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंस, और एक नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस के अंतर्गत ये अवार्ड दिए जाते हैं। 2003 में इसकी शुरुआत की गई थी अवार्ड की। अब जिस कॉन्फ्रेंस में दिए गए इस बार, वो 28वीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस है। आयोजन सितंबर में 22-23 सितंबर को आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में किया गया। ठीक है, जो मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। इसके अलावा विकसित भारत, सिविल सर्विस एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इस कॉन्फ्रेंस की थीम रखी गई थी। इस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत इंडिया में पहली बार 1997 में की गई थी। ठीक है, तो 28वीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस, आयोजन कहां पर? आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में किया गया। डन। तो एक एक फैक्ट यहां पर याद रखिएगा, क्योंकि कॉन्फ्रेंस से भी क्वेश्चन आएगा और अवार्ड से भी पूछा जा सकता है। आगे बढ़ने से पहले ऑफर ऑफ द डे आपको बता देता हूं। आप सभी के लिए करंट अफेयर 2025 की टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन कर सकते हैं। वैसे डेली करंट अफेयर का क्विज तो आपको क्रेजी जी के ट्रिक पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, वो भी लगाइए। और इसके अलावा आप करंट अफेयर का 2025 का टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि यहां पर आपको मंथली करंट अफेयर क्विज मिल जाता है, ईयरली करंट अफेयर क्विज मिल जाता है, और टॉपिक वाइज करंट अफेयर क्विज भी आप यहां पर लगा पाएंगे बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इसकी लिंक दे दी है, वहां पर जाकर आप इसे इजीली ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की फाइनल मेडल टैली में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप की यहां पर बात की जा रही है। इसमें मेडल टैली में पहले स्थान पर रहा यूएसए। पहले तो आंसर ले ले। अब देखते हैं कि वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहां किया गया। तो इसका आयोजन रिसेंटली किया गया जापान के टोक्यो में। जापान के टोक्यो में यह 20वां एडिशन था वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप का। 198 देशों ने यहां पर पार्टिसिपेट किया। इंडिया ने भी अपने 19 प्लेयर भेजे थे, लेकिन हमारे पास कोई भी मेडल नहीं आया। अब ये पूरी जो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप है ना, 198 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया है, लेकिन रैंक केवल 41th रैंक तक ही दी गई है, उसके बाद की नहीं दी गई। अब इंडिया ने भी कोई मेडल नहीं जीता, तो इंडिया की भी रैंक यहां पर नहीं है। टॉप 3 रैंक में यूएसए पहले नंबर पर 26 मेडल के साथ, केनिया 11 मेडल के साथ दूसरे नंबर पर, और कनाडा आता है 5 मेडल के साथ तीसरे नंबर पर। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 20वां एडिशन है। आयोजन कहां पर? जापान के टोक्यो में। मेडल टैली में पहले स्थान पर यूएसए रहा। हर 2 साल में एक बार यह प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। 1983 में इसकी शुरुआत की गई थी, और वर्ल्ड एथलेटिक्स इस प्रतियोगिता का आयोजन करवाता है। 2025 में तो जापान में हो गई। 2023 में इसका आयोजन हंगरी के बुडापेस्ट में किया गया था। तब इंडिया मेडल टैली में 18 रैंक पर रहा था लास्ट एडिशन में, और इस बार तो एक भी मेडल नहीं जीता, तो रैंक नहीं दी गई। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑफ एरियाज बियॉन्ड नेशनल जुरिडिक्शन ट्रीटी, जिसे 60 देशों ने रेटिफाई किया है, सहमति दी है, किस नाम से जानी जाती है? देखिए यहां पर एक ट्रीटी की बात हो रही है, पता है आपको? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑन एरियाज बियॉन्ड नेशनल जुरिडिक्शन ट्रीटी। अभी हुआ यह है कि 60 देशों ने इसे रेटिफाई किया है। जब ये बनी थी ना, तब यह घोषणा की गई थी, इसी साल की शुरुआत में बीच में आई थी, और तब यह घोषणा की गई थी कि अगर 60 देश इसे रेटिफाई कर देते हैं तो फिर इसको लागू किया जाएगा। ठीक है,
अब इसे लागू किया जा रहा है क्योंकि 60 देशों ने रेटिफाई किया है, इस पर अपनी स्वीकृति दी है। एक्चुअल में ये जो ट्रीटी है ना, हाई सी ट्रीटी के नाम से जानी जाती है। किसके नाम से? हाई सी ट्रीटी। हाई सी जानते हैं क्या होता है? ऐसा समुद्री क्षेत्र जो कि किसी भी देश की टेरिटरी में नहीं आता है, मतलब अंतरराष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र है। तो उसके लिए वहां पर दोहन कैसे किया जाएगा, वहां पे जो खनिज मिलेंगे, संसाधन मिलेंगे, उनका कैसे यूज किया जाएगा, वहां पर एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी किसकी है, इन सभी मुद्दों पर यह ट्रीटी है, हाई सी ट्रीटी। इसे लॉन्ग वे में कहा जाता है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑफ एरिया बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिडिक्शन। तो इसे 60 देशों ने अपनी स्वीकृति दी है, इसीलिए अभी यह सुर्खियों में है। अब क्योंकि 60 देशों की स्वीकृति मिल गई तो इसे 17 जनवरी 2025 में अगले साल लागू किया जाएगा। 17 जनवरी 2026 में नेक्स्ट ईयर ये लागू हो जाएगी। ट्रीटी को हाई सी ट्रीटी के नाम से जाना जाता है। भारत भी इस ट्रीटी पे साइन कर चुका है, लेकिन अभी तक हमने इस पर अपनी स्वीकृति नहीं दी है। साइन कर दिया कि ट्रीटी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सोचेंगे आगे, पर हमने रेटिफाई नहीं किया। लेकिन फिर भी क्योंकि 60 देशों ने इसे स्वीकृति दे दी है तो अब ये लागू तो होने वाली है। एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी के अंतर्गत इसे लाया गया है। अंतरराष्ट्रीय समुद्र का यूनाइटेड नेशन का जो कानून है ना, लॉ ऑफ द सी, इसके अंतर्गत ये ट्रीटी लाई गई है। लॉन्च इसे 19 जून 2023 को किया गया था, पहली बार ये अस्तित्व में आई थी। 17 जनवरी 2026 को ये अब प्रभाव में आ गई, 2026 में नेक्स्ट ईयर ये प्रभाव में आएगी। हाई सी के एरिया में बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को बचाना, बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना, इस ट्रीटी का मुख्य उद्देश्य है। क्या क्या दिया जा रहा है इस ट्रीटी में? पहली चीज तो हाई सी में प्रोटेक्टेड जोन बनाए जाएंगे इस ट्रीटी के तहत। यहां पर इकोसिस्टम कंजर्वेशन के लिए काम किया जाएगा। फिर जो रिसोर्सेस मिलेंगे, ठीक है, उसे सभी देशों में इक्वल यूज किया जाएगा, सभी देश उसको इक्वली बांटेंगे। हाई सी में माइनिंग के लिए जो एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट किया जाता है वो किया जाएगा, ताकि एनवायरमेंट पर कितना असर पड़ रहा है हमारे काम का, इसे देखा जा सके। तो यही ट्रीटी कहलाती है हाई सी ट्रीटी। ये अब लागू होगी नेक्स्ट ईयर 17 जनवरी 2026 को। डन? तो समझ में आ गया यूनाइटेड नेशन की ट्रीटी है। अब हाँ, यहां पर यूनाइटेड नेशन का जो लॉ है, लॉ ऑफ द सी के नाम से इसे जाना जाता है, यह भी एक इंटरनेशनल कानून है अंतरराष्ट्रीय समुद्र का, जिसे 16 नवंबर 1994 में लागू किया गया था। यह यूनाइटेड नेशन का कानून है। 2025 इनलाइन स्पीड स्केटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप की फाइनल मेडल टैली में भारत की क्या रैंक है? स्केटिंग की प्रतियोगिता है इनलाइन स्पीड स्केटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 की फाइनल मेडल टैली में इंडिया 4th प्लेस पर रहा है। कौन से प्लेस पर? 4th प्लेस पर। आंसर हो जाएगा आंसर बी। स्केटिंग की प्रतियोगिता है, आयोजन चीन में किया गया। चीन में बाइडही नाम का एक शहर है, यहां पर 73वां एडिशन आयोजित किया गया इनलाइन स्पीड स्केटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप का, और ओवरऑल मेडल टैली में इंडिया को 4th रैंक पर रखा गया। इंडिया ने टोटल 3 मेडल जीते, जिसमें से हमारे पास 2 गोल्ड मेडल आए हैं और एक हमारे पास ब्रॉन्ज मेडल आया है, और मेडल टैली में हम 4थे प्लेस पर रहे हैं। आयोजन कहां पर? चाइना में। एडिशन कौन सा है? 73 एडिशन। पहले पर कौन? पहले पर मेडल टैली में रहा कोलंबिया 23 मेडल के साथ। सेकंड पर चाइनीज ताइपे की टीम, थर्ड पर स्पेन, और हम हो जाते हैं 4थे नंबर पर 3 मेडल के साथ, 2 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज। अब देखिए, 2 गोल्ड में एक आनंद कुमार वेल कुमार ने एक गोल्ड जीता है, पहले इंडियन जिन्होंने इस प्रतियोगिता में गोल्ड जीता इसी साल। मतलब इसके पहले तो हम गोल्ड लाए नहीं, लेकिन पहले इंडियन जिन्होंने गोल्ड जीता है इस कंपटीशन में इनलाइन स्पीड स्केटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में, इनका नाम है आनंद कुमार वेल कुमार। और एक ब्रॉन्ज जो आया वो अनिश राज लेकर आए हैं इंडिया के लिए। इंटरनेशनल एक स्केटिंग प्रोग्राम चैंपियनशिप है, हर साल आयोजित की जाती है। 1937 में शुरुआत की गई थी, और वर्ल्ड स्केट
जो कि पूरे वर्ल्ड में स्केटिंग को गवर्न करने वाली एकमात्र संस्था है। यह वर्ल्ड स्केट आयोजित करवाती है इनलाइन स्पीड स्केटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप। तो वर्ल्ड स्केट, इसकी स्थापना 21 अप्रैल 1924 में की गई थी। स्विट्जरलैंड के ल्यूसाने में इसका हेडक्वार्टर है और 130 मेंबर कंट्रीज इसकी मेंबर हैं वर्तमान में। लास्ट क्वेश्चन पर आइए। विजय कुमार सतपथी, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस खेल से संबंधित थे? विजय कुमार सतपथी बहुत ही फेमस वेट लिफ्टर थे। हाल ही में इनका निधन हो गया। इनको वैसे देखिए कोई बड़ा अवार्ड तो नहीं मिला, लेकिन एक वेट लिफ्टर थे और इनकी उपलब्धियां बहुत अच्छी है। विजय कुमार सतपथी 73 वर्षीय आयु में उम्र संबंधित बीमारियों के कारण अभी रिसेंटली इनका निधन हो गया। इन्होंने, ये ओडिशा से आते हैं, इंडियन वेट लिफ्टर। 1982 के जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे उसमें सिल्वर मेडल इन्होंने अपने नाम किया था। इसके अलावा 1981 और 1983 में एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। पद्म अवार्ड नहीं दिया गया इनको कभी, लेकिन अर्जुन अवार्ड इनको 1981 में दिया गया था। यही एक बड़ा अवार्ड है इनके पास। तो ये है विजय कुमार सतपथी, जिनका हाल ही में निधन हो गया, इंडियन वेट लिफ्टर, और ये आते हैं भारत के ओडिशा राज्य से। ठीक है, तो 24 सितंबर के सभी करंट अफेयर यहां पर हमने डिटेल में डिस्कस किए, एक एक फैक्ट, एक एक क्वेश्चन को समझा। अब हम चलते हैं लास्ट डे की करंट अफेयर के रिवीजन पर। देखें, सबसे पहला क्वेश्चन था हमारा, 2023 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया? तो यह दिया गया मोहन लाल। बीसीसीआई का नया अध्यक्ष को नियुक्त किया गया? तो यह मिथुन मनहास को नियुक्त किया गया। 2025 का सबसे शक्तिशाली टाइफून रगासा कहां आया है? तो यह टाइफून आया है वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में। फिर चर्चित बगराम एयरबेस किस देश में स्थित है? यह देखने को मिलेगा अफगानिस्तान में। हाल ही में चर्चित H1B वीजा किस देश के द्वारा दिया जाता है? यूएसए के द्वारा इस वीजा को दिया जाता है। किस खिलाड़ी ने विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़कर भारत की सबसे तेज वनडे सेंचुरी का रिकॉर्ड बनाया है? यह है स्मृति मंधाना। प्रोजेक्ट विजय, जिसका 15वां स्थापना दिवस कारगिल में मनाया गया, किस संस्था के द्वारा संचालित किया जा रहा है? तो यह बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा संचालित किया जा रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा राइस इवेंट भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन कहां किया जाएगा? यह आयोजन होगा नई दिल्ली में, भारत में। आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स अपना स्थापना दिवस हर साल किस डे को मनाता है? तो हमने बात की थी 20 सितंबर को रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स अपना स्थापना दिवस मनाता है। फिर इंदिरम्मा माइनॉरिटी महिला योजना का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? तो इसका शुभारंभ किया गया कहां पर? तेलंगाना राज्य में। डन। तो ये सारे करंट अफेयर कल के सेशन के थे, रिवाइज हो गए हमारे। क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर ले लेते हैं। पालघाट दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? तो ये केरला और तमिलनाडु को आपस में कनेक्ट करता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में रेपो रेट तय करता है आरबीआई। वैसे आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है ना, वो रेपो रेट का निर्धारण करती है। आरबीआई भी सही है। गुप्त वंश के किस शासक ने सबसे पहले महाराजाधिराज की उपाधि धारण की? तो ये थे चंद्रगुप्त प्रथम। ये तीनों क्वेश्चन के हमारे आंसर। अब आज के क्वेश्चन ऑफ द डे। भारत के किस राज्य को सूर्योदय की भूमि कहा जाता है? फिर वेदों की ओर लौटो नारा किसका था? भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कमेंट में आंसर कीजिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन था आज का, एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। सेशन पसंद आया हो लाइक और शेयर करके जाइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मुलाकात करेंगे कल के डेली करंट अफेयर में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।